हेलो बच्चों, मैं अहमद प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, हम क्लास 12th का लेक्चर अभी तक ले रहे थे और उस लेक्चर में इसके पिछले वाला जो लेक्चर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बायोमोलिक्यूल्स जैवाणु पर हम बात कर रहे थे। जैवाणु के 2 लेक्चर आपको मिल भी चुके होंगे इसी चैनल पर और आशा करते हैं कि आपने उनको देखा होगा, तभी इस वीडियो पर आप आए होंगे। चलिए बच्चों, तो आपको पता भी है बायोमोलिक्यूल्स का ये 3rd लेक्चर है, जैसा कि आप देख भी थे। दूसरी बात, 3rd लेक्चर के साथ साथ अभी तक आपने ग्लूकोज टॉपिक पढ़ रहे थे। ग्लूकोज टॉपिक हमने पूर्ण नहीं पढ़ा था, कुछ कारणों की वजह से वहीं रुक गए थे। अब हम ग्लूकोज पर बात चल रही थी, एक अभिक्रिया छूट चुकी थी, एक रिएक्शन रह चुकी थी फेनिलहाइड्रेजीन से। और डियर, फेनिलहाइड्रेजीन से जो रिएक्शन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव है, समझने योग्य है, क्योंकि यह फेनिलहाइड्रेजीन से क्रिया यदि हो तो सबसे पहले ग्लूकोज रिएक्शन धीरे धीरे करते 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 अंत में ग्लूकेसिजोन नामक पीला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बनाता है, जिससे हम ग्लूकोज की पहचान करते हैं। चलिए हम थोड़ी सी बात ग्लूकोज पर कर दें तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो ग्लूकोज की बात हम कर रहे थे, उस ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला था इस प्रकार कुछ था कि CHO सिंगल वैलेंसी के साथ CHOH का होल फॉर्म और CH2OH, अर्थात जैसा कि चलिए बच्चों, आइए हम क्या देख रहे थे, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है आप देखते हैं CHO और CHOH का होल फॉर्म सिंगल वैलेंस के साथ CH2OH। ठीक है, आप क्या देखते हैं ग्लूकोज में, आप कुछ चीजें जानने का प्रयास करते होंगे या आप देख भी रहे होंगे। देखिए ग्लूकोज पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, CHO ग्रुप। CHO जो ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं CH ग्रुप, इसे हम एल्डिहाइड समूह बोलते हैं। ठीक है, आप देखते हैं OH और आप देखते हैं OH, मतलब दोनों के दोनों आपके कौन से ग्रुप होते हैं, OH। OH बोले तो हाइड्रोक्सी, OH बोले तो बाबू हाइड्रोक्सी होगा बबुआ, समझे। OH बोले तो बबुआ क्या होगा, हाइड्रोक्सी समूह होगा। अर्थात आप देखते हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है और ग्लूकोज में हाइड्रोक्सी समूह पाया जाता है। अर्थात एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो ओनली 1 है और हाइड्रोक्सी समूह यहाँ 4 और 5, टोटल संख्या में 5 OH है नहीं है। तो ग्लूकोज में आप देखिए कि एक एल्डिहाइड समूह और ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह बचे होते हैं। तो आप देखते भी हैं कि ग्लूकोज, हाइड्रोक्सी समूह और एल्डिहाइड 2 भिन्न क्रियात्मक समूह डायरेक्ट फॉर्म में हमें दिखाई देता है। इसीलिए आपको समझ मैंने बताया था कि ग्लूकोज में 2 भिन्न समूह होने के कारण ग्लूकोज 2 भिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं देता है। एक एल्डिहाइड समूह वाली अभिक्रिया, दूसरी हाइड्रोक्सी समूह वाली अभिक्रिया। हमने अभी तक जो लेक्चर था उस लेक्चर में एल्डिहाइड समूह वाली सभी की सभी अभिक्रियाओं को पढ़ा था। एक अभिक्रिया जो छूट चुकी थी वो हम अभी कराएंगे, इंपॉर्टेंट भी है। और आज हम बात करेंगे हाइड्रोक्सी समूह वाली अभिक्रियाएं और टेस्ट पर बात करेंगे कि ग्लूकोज का टेस्ट क्या होता है। टेस्ट का मतलब ये नहीं स्वाद, परीक्षण पर बात करेंगे। ठीक बच्चों, तो इतनी बात आप समझ चुके होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, आइए अपने लेक्चर पर वापस आते हैं। इतनी देर केवल आपसे थोड़ी सी जानकारी बात करने के बाद वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। और जितना हो सके वीडियो को शेयर अवश्य करें यदि अच्छी लगी आपको। चलिए फिर ग्लूकोज की तैयारी करना है। देखिए यहां हमने ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा CHO और CHOH का होल फोर था, तो यहां लिख दिया CHOH और लिख दिया CHOH का होल थ्राइज और लिख दिया CH2OH। कोई दिक्कत, ग्लूकोज ही है लेकिन रिएक्शन आपको समझ में आए, व्यवस्थित रहे, इसलिए हमने इसको जिस CHOH का होल फोर था एक बाहर निकाल दिया, यहाँ होल थ्राइज बचा। इसकी अभिक्रिया फेनिलहाइड्रेजीन। देखिए C6H5NH into NH2, इसकी रिएक्शन करानी है। क्या होना है, कुछ है, ये हाइड्रोजन जाएगा
एल्डिहाइड समूह पर अभिक्रिया करेगा। जैसा मैं दिखाई दे रहा हूँ वैसी बात करना। कहाँ जाएगा ये, यहाँ से H जल उठाएगा, पानी बना लेगा खुद के साथ, बनाया उसको पानी बनाएगा तो ये देखो क्या होगा, क्या बचा CH, और जाके तब फॉर्म हमने उतार लिया CHOH का, एक मिनट CHOH, और फिर उतार लिया CHOH का होल थराइड और CH2H। ठीक, अब यही होगा, यहां से नाइट्रोजन लगा दिए डबल बॉन्ड N इंटू NH और लगा दिए C6H5। बताइए कोई दिक्कत है, समस्या है? देखिए इसके बाद आप देखिए क्या, ये आपका ग्लूकोज, इसको बोलते हैं ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजॉन, इसे क्या बोलेंगे, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजॉन। अब ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजॉन की एक बार और रिएक्शन कराते हैं किसी से, इसी फेनिल हाइड्रेजिन से कराया हमने, बिल्कुल सिंपल है। ग्लूकोज को इस फॉर्म में लिखा, रिएक्शन गया, जल निकाला, उठा के रख दिए जाके तक, देखिए क्लियर है। अब आप खुद देखिए होना क्या, कुछ नहीं होगा। अब देखो बिल्कुल समझ, आपको कुछ नहीं करना, जी वाला जो N होगा ना NH, ये जाएगा यहाँ और यहाँ से H लेगा, देखो अमोनिया बना दिया उसने, बना दिया, और कब बचा C6H5NH2, ये भी निकाल दिया C6H5NH2, क्या बचा देखो CH जाके था डबल बॉन्ड N इंटू NH C6H5 सिंगल बॉन्ड C, अब डबल बॉन्ड O, देखो CO बचा क्योंकि N दोनों हाइड्रोजन NH के साथ चला गया, NH बना लिया। अब देखिए आप CHOH का होल थराइड और CH2OH, बस समझ नहीं। अब आप देखिए इसकी एक बार और पुनः फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करा दी C6H5NH इंटू NH2, अब क्या होगा, कुछ नहीं, वही पे क्रिया, ये H जाएगा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दिखानी, कौन जाएगा है, और कौन जाएगा, जल निकाल दिया, देखो पानी निकाल दिया, गया, ये गया CH डबल बॉन्ड N इंटू NH C6H5 सिंगल बॉन्ड, क्या बचा C और डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अब क्या बचा, इधर से N बचा, N इंटू NH C6H5 और क्या बचा CHOH का होल थराइड और CH2OH, इसे बोलते हैं ग्लूकोसेजॉन या ग्लूकोसेजॉन लिख दीजिए आप, क्या बनता है, ग्लूकोसेजॉन बन जाएगा आपका। तो बताइए एक सिंपल है, अभिक्रिया आपकी इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो आपने देख रहे होंगे, इसको देखिए थोड़ा सा, मैं देखूं वीडियो सीखने है, ठीक है, दिखाई दोगी। यदि कोई समस्या हो तो आप बता दें, क्योंकि आप जब जानकारी देंगे तभी हम कोई परिवर्तन लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। देखा क्या किया, हाइड्रोजन गया, ये हाइड्रोजन गया, इसका पानी निकाला और पूरा पार्ट यहाँ लग गया, ये लग गया। फिर हमने पुनः फेनिल हाइड्रोजन की क्रिया कराई, तो हमने NH यहाँ का एक H NH3 बचा था C6H5NH2 याद दिया, फिर हुआ क्या, कुछ नहीं। फिर हमने क्या किया, फिर हमने फेनिल हाइड्रोजन की क्रिया कराई, H2O H2 और फिर उठा के इसको यहाँ रख दिया, इसे बोलते हैं ग्लूकोसेजॉन। ये ग्लूकोसेजॉन एक पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्या होता है, ये एक पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। अब आपको जानते हैं पीला क्रिस्टलीय ठोस क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड माना जाता है, क्रिस्टलाइन ठोस इसको हम कहते हैं। तो हमारे जी अभिक्रिया उस समय नहीं हुई थी तो हमने आपको बताई। अब हम बच्चों बात करेंगे ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल समूह वाली अभिक्रिया या ग्लूकोज की हाइड्रोक्सी समूह वाली अभिक्रिया, उस पर बच्चों हम आपसे अच्छे से बात करेंगे। आपको ये रिएक्शन समझ में भी आई होगी, ऐसा हम आशा करते हैं आपसे। कोई समस्या हो तो आप बता दें, ठीक है। इन सबको मिटाता हूं मैं, ठीक, आइए। ठीक है, अब आपकी मेन हेडर होंगी बच्चों यहां पर OH समूह वाली अभिक्रिया। बच्चों यदि आपने पहले इसके पहले का लेक्चर ना देखा हो तो कृपया कर वहां पर एक बार अवश्य देख ले। इसके बाद आपको ये ग्लूकोज का एक थर्ड लेक्चर है, हम बार बार भी आपसे कहते हैं, फिर आप कहोगे सर जाने क्या समझा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पहला लेक्चर देख लीजिए, फिर हमें कोई समस्या बताइए।
क्योंकि यदि आपका पहला लेक्चर सही होगा तो आपका ये वाला लेक्चर भी अच्छा लगेगा और हमें आपसे फीडबैक भी अच्छा ही प्राप्त होगा। ठीक है। OH समूह वाली अभिक्रिया, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड और ग्लूकोज में हाइड्रोक्सी दोनों प्रकार के समूह पाए जाने के कारण ग्लूकोज में दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक OH समूह वाली और CHO। तो CHO वाली कंप्लीट हो चुकी है, अब चलेंगे हाइड्रोक्सी समूह वाली अर्थात OH समूह वाली। जिस प्रकार एल्डिहाइड समूह वाली जो अभिक्रियाएं थी उन पर अभिक्रिया केवल एल्डिहाइड पर ही हो रही थी, उसी प्रकार बच्चों हाइड्रोक्सी समूह में अभिक्रिया केवल हाइड्रोक्सी समूह पर ही होगी, किसी एल्डिहाइड पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, एल्डिहाइड वही रहेगा। अर्थात पहली अभिक्रिया आप देखिए PCl5 से, अब PCl5 से करना है कोई दिक्कत नहीं। देखो ये आपका ग्लूकोज है CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और CH2OH, ये आपका क्या होगा ग्लूकोज है। अब आप ऐसा देख लीजिए बच्चा कि ये आपका एथाइल एल्कोहल है ना, और एथाइल एल्कोहल किससे जोड़ते हैं PCl5 से। तो एथाइल एल्कोहल में डियर आप देखते क्या है कि यहां पर भी हाइड्रोक्सिल समूह है और PCl5 से क्रिया हो रही। इसी प्रकार यहां भी PCl5 से ही क्रिया होनी है और यहां भी देखो हाइड्रोक्सिल समूह है, यहां भी देखो हाइड्रोक्सिल। तो कितना है 4 और 1 5, टोटल संख्या कितना है 5। इसी प्रकार OH है ना PCl, इसी प्रकार हाइड्रोक्सिल समूह यहां भी है और PCl5 से कुछ नहीं होना, P जाएगा O को उठाएगा तो ये बनाएगा क्या POCl3, क्या बनाएगा POCl3। अब बच्चों यहां तो एक ही O था तो एक ही निकाल लिया। इसी प्रकार यहां भी PO जाएगा O को, लेकिन यहाँ O है इधर भी O है, तो देखो कितना O है, इधर 4 है इधर 105, एक 4 और एक 5, इधर कितना था ओनली ये, तो इधर एक POCl3 का था, यहाँ पर 4 O और एक 5 O है, यहाँ एक O था तो एक POCl3, यहाँ पर 5 O है तो 5 POCl3 निकलेगा, निकलेगा ही निकलेगा, निकलेगा तो 5 PO में तो 5 हम यहाँ लगाएंगे इस प्रकार लगाएंगे इस प्रकार हम क्या करेंगे इनको 5 लगाएंगे, थोड़ा अच्छे से लिख लो, इधर कितने लगा दें 5, कोई दिक्कत है तो 5 पीछे लगेगा। अब क्या होगा बच्चों यहाँ से वो नहीं चलेगा, अब बच्चों Cl तो एक Cl उठा के जाएगा तो HCl कहेगा HCl, तो बच्चों यहाँ पर तो एक H था तो एक Cl HCl का, यहाँ कितने हैं 4 और एक 5, तो यहाँ कितने निकले 5 HCl, कितने निकलेगा 5 HCl। अब हुआ नहीं हुआ, अब देखो क्या हुआ, अब क्या बचे इधर एक Cl बची तो C2H5 ऐसा लगे, देखो C2H5 एक Cl बची तो Cl आ जाएगी। इसी पर बच्चों यहाँ होगा कि इधर कितना एक Cl अलग है, देखो CHO CH Cl आ जाएगी, CH2Cl आ जाएगी का होल 4, ऐसे आ गया ना, क्योंकि यहाँ पर H चला गया तो यहाँ Cl लग जाएगी, H चला OH निकलेगा तो Cl लग गया ना, ऐसे होगा। तो इसे बोलते हैं ग्लूकोज पेंटाक्लोरो, पेंटा 5 क्लोरीन हो गई ना तो पेंटाक्लोरो ग्लूकोज, क्या बोलेंगे चलिए पेंटाक्लोरो ग्लूकोज। तो आप देखें मैंने इस आधार पर अभिक्रिया समझाई आपको, तो आपके सामने स्पष्ट रूप से कि पेंटाक्लोरो ग्लूकोज बनेगा, अर्थात वो मैंने क्या कहा था यदि हाइड्रोक्सी समूह वाली अभिक्रिया चलेंगी तो रिएक्शन केवल हाइड्रोक्सी समूह पर ही होगी, हाइड्रोक्सी समूह वाली चलेंगे तो केवल अभिक्रिया हाइड्रोक्सी समूह पर ही होगी, इसके अलावा कहीं नहीं होगी अभिक्रिया, इसको ध्यान दे लीजिए आप। तो यहाँ पर देखो एल्डिहाइड पर हमने क्रिया नहीं कराई, केवल हाइड्रोक्सी समूह पर, PCl5 के पर एक O था तो एक POCl3 बना, यहाँ पर 5 O थे तो 5 POCl3 बना, यहाँ एक H था तो एक H निकला, तो यहाँ 4 1 5 था तो 5 H निकला। अब एक यहाँ पर Cl बची तो यहाँ लग गई थी और सबके पास ये लग गई, देखो ऐसा इतनी सी सिंपल सी बात थी आपकी। अब आइए यदि आपने देख लिया हो तो आगे हम फिर बात करते हैं आपसे, ठीक है फिर करें अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, आइए लिख लेना इसको, कोई समस्या हो तो बता देना, ठीक है। तो अभी हमने देखा क्या कि PCl5 की क्रिया यदि ग्लूकोज से होती है तो पेंटाक्लोरो ग्लूकोज प्राप्त होता है हमें, ठीक है। अब मैंने सोचते अब कर दी, आगे क्या आगे देख रहे तो CH3COCl से, CH3COCl आपको जानते हैं प्लस लगाया और CH3COCl समझाऊंगा उसे ही
जैसा अभी एथिल अल्कोहल का एक एग्जांपल लेके हमने समझाया था। देखो ए लिया डियर एथिल अल्कोहल और लिया एसिटिल क्लोराइड। क्यों ले रहा हूं एथिल अल्कोहल? इसलिए एल्कोहल इसलिए लिया क्योंकि एल्कोहल में क्या होता है OH है, इस पर यहाँ भी OH है, यहाँ भी CH3 तो यहाँ भी से उसी आधार पर एक्शन होना, कुछ नहीं होना है। ये ग्लूकोज एसिटिल क्लोराइड क्या बोलते हैं, नाम लिख लीजिए आप बच्चों अभी, एसिटिल क्लोराइड क्या होना कुछ नहीं, ये H जाएगा ये Cl, ये आपस में ऐड करना है, JH Cl HCl HCl रिएक्शन करेगा। देखो HCl एक H था एक Cl था HCl का, लेकिन यहाँ कितने H है, 1 4 और 1 5, 4 और 1 5 तो 5 चाहिए, तो 5 ये Cl चाहिए तो 5 लगा दिया, तो देखो 5 HCl निकल गया। कोई दिक्कत, 1 और 5 1 1, तो यहाँ 4 और 1 5, 5 H है तो 5 से तो 5 HCl मिल गया। बना नहीं बना, अब देखिए क्या होगा, कुछ नहीं, CHO सिंगल बॉन्ड क्या बचा, इतने हो गया। अभी थोड़ा यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। अब क्या बचा C2H5O CH3, तो इन दोनों को आपस में हम छोड़ देंगे, तो क्या ना, देखो CH3CO जो CO और C2H5 और O बचा, तो O और C2H5 जोड़ दिया। ऐसे आज भी CH जो है तो CHO तो था इस बोले का, तो अब क्या बचा CO से तो लिख दो CO का होल 4। ऐसे यहाँ CH2O तो था ही और CO से जाएगा तो CO इंटू लगा दी, लगाना हो आपको, नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी का बोले पेंटा, ऐसे बोल सकते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज माना तो ग्लूकोज ग्लूकोज और 4 CO से तीजे हैं और 1 2 5 पेंटा, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, जिसे बोलते हैं एथिल एसिटेट, ऐसे ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ठीक है। तो आपने देखा कि ग्लूकोज की हाइड्रोक्सी समूह सम अभिक्रिया कराते तो किस प्रकार अभिक्रिया होती है, वो आपके सामने हमने फेस टू फेस बताया। कोई समस्या हो तो आप बताइए। तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट से क्रिया करता है तो क्या होता है या क्या समझ में आता है वो आपको सामने स्पष्ट है। दूसरी बात आप ये भी जान लीजिए कि हाइड्रोक्सी समूह वाली अभिक्रिया में आपने एक देखा PCl5 से और एक आपने देखा एसिटिल क्लोराइड से अभी, तो आप क्या देखते हैं इन दोनों अभिक्रिया में कि अभिक्रिया केवल हाइड्रोक्सी समूह पर हो रही है, इसलिए इन दोनों अभिक्रियाओं से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह पाए जाते हैं, ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह पाए जाते हैं। बात समझ में गई। अब इसी प्रकार आगे रिएक्शन देखें, एसिटिल क्लोराइड के बाद देखें तो एसिटिल क्लोराइड के बाद हम देख सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड की, ठीक है, अलग कर दें कोई दिक्कत नहीं, देखना थोड़ा समझ में आएगा आपको अच्छे से, इधर भी समझ में आएगा, मैं दोबारा डबल लेकर इसकी चलता हूं जिससे आपको अच्छे से बच जाएगा सर, ठीक है, इन सबको हटाता, ठीक है। आइए देखिए क्या लिया मैंने, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस इनटू OC, CH3CO का होल ट्वाइस इनटू OC क्रिया करानी है, कोई दिक्कत नहीं, जिसे हमको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो देखिए जी हो गया आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO का होल ट्वाइस इनटू और CH3CO का होल ट्वाइस इनटू, यहाँ भी करके बताना, कुछ नहीं होना, कोई क्या होता है, कुछ नहीं, आपको पता है CH3CO 2 बार है तो एक बार CH3CO, देखो होगा क्या यहाँ पर, जैसे आपने PCl5 या आने वाली इसके पहले जो भी रिएक्शन रही या एसिटिल क्लोराइड, वैसे ही यहाँ होगी, क्या होना है CH3CO कितना है, एक CH3CO लिख दिया निकाल दिया और एक CH3CO निकाल दिया, एक से 2 CH3CO निकाल दिया, एक वो है तो लगा दिया, जहां ये वो लगाया वहीं इसका ही H लगा दीजिए, H लगा दिया, आप क्या बचा इतना पार्ट, तो यहाँ जोड़ दो C2H5 बन गया रिएक्शन। ऐसे यहाँ कीजिए CH3CO 2 है तो एक CH3CO को निकाल के बाहर रख दीजिए, लेकिन जहां इसका ये वो जोड़ेंगे वहीं इसका H लगाए, 4 और 1 5 तो 5 वाले H, तो 5 यहाँ लग जाएगा, उसी प्रकार 5 यहाँ लग जाएगा, तो 5 वो लग जाएंगे चाहिए।
अब एक थी पार्ट यहाँ जोड़ दिए CHO सिंगल वन CHO इंटू CO CH3 का होल 4 और CH2O इंटू CO CH3 बनाना होगा। मतलब जैसे ही आपने एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन बनाई यहाँ, वैसी सेम रिएक्शन आपकी हाइड्रोक्सिल समूह वाली अभिक्रिया की है। अब आप देख लीजिए, तो ये ना उपरोक्त 3 अभिक्रियाओं से यही सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में हाइड्रोक्सी समूह पाया जाता है। ग्लूकोज में कब आता है? हाइड्रोक्सी समूह। देख लिया? क्लियर है? कोई समस्या नहीं है तो हम आगे चलते हैं आपके सामने। ठीक है, अब हम छोटी छोटी अभिक्रियाएं होती हैं कि ग्लूकोज की मेथिल अल्कोहल से या ग्लूकोज की बुझे चूने से, इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं जो आपके लिए अनिवार्य है उनको और देख लीजिए। हमने कहा अगला जो पॉइंट होगा ग्लूकोज की बुझे चूने से क्रिया, अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से यदि हम इसकी रिएक्ट कराएं तो परिवर्तन क्या होता है। तो वो परिवर्तन आप देखिए इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये आपका ग्लूकोज C6H12O6 और बुझी चूने के अकॉर्डिंग होगी तो CaOH का होल 12 इक्वल टू। ठीक, आप जानते हैं कि हमने अभी आपको बताया ग्लूकोज की ये हाइड्रोक्सी समूह वाली अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया? हाइड्रोक्सिल समूह। तो केवल यहाँ अभिक्रिया कौन को करेगा? हाइड्रोक्सिल समूह। तो आपको हाइड्रोक्सिल समूह क्रिया करेगा तो हम देखो क्या करेंगे, ग्लूकोज में से यहाँ हाइड्रोक्सिल समूह बाहर निकाल के दिखाएं। तो यहाँ 6 है, यहाँ कर दीजिए आप 5, यहाँ 12 है, यहाँ कर दीजिए आप 11। तो बस बाहर निकल गया ना OH का। अब इसकी क्रिया करा दीजिए CaOH का होल 12। क्योंकि हाइड्रोक्सी समूह वाली अभिक्रिया है तो केवल अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल समूह पर होगी, अदरवाइज कहीं पर नहीं होगी। तो क्या करना है, हाइड्रोक्सिल समूह निकाल के दिखाया तो क्या होगा? कुछ नहीं, ये वाला OH जो है आपका यहाँ से H उठाएगा और क्या बना दिया? पानी निकाल दिया उसने। एक वाटर का मॉलिक्यूल्स हमें दिया। इसके बाद देखिए आपको देखिए C6H11O5 इंटू क्या बचा? यहाँ बचा एक H निकाल दिया तो बचा क्या? Ca। क्या बचा? Ca। अब O तो 2 है तो एक O हमने निकाला कर दिया, यहाँ कर दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत है? हो गया। अगर बचा Ca और कितना H था? 2 था, तो ऐसा कर दीजिए Ca बचा और OH बचा, इस प्रकार से बचा। तो ये बचा, इसे बोलते हैं कैल्शियम। या इस H को उठा के यहाँ लगाना हो तो आप यहाँ लगा दीजिए, देखो 12, इसे बोलते हैं कैल्शियम ग्लूकोसेट या कैल्शियम ग्लूकोसाइड। समझ में आई? नहीं समझ में आई? देखिए मैंने कहा ये ग्लूकोज है, हाइड्रोक्सी समूह वाली अभिक्रिया है। तो हमने क्या किया, इसका OH लिया, यहाँ से निकाला, पानी निकाल दिया। C6H11 ही था यहाँ, तो हमने से यहाँ से हमारा जो निकला था एक हाइड्रोजन बचा था तो हमने इसमें जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन बचा इसमें जोड़ दिया, तो बाकी आपके सामने रख दिया। इसी प्रकार अगर हम मेथिल अल्कोहल से देखें, अगर हम मेथिल अल्कोहल से देखें, देखो ये मेथिल अल्कोहल से, मेथिल अल्कोहल से कुछ नहीं होना, सिंपल है पढ़ना। ठीक है, ये आपका ग्लूकोज है और ये मेथिल अल्कोहल है। ठीक, कुछ नहीं होना, सिंपल सा बनना है, आपको कुछ नहीं करना है। हमने आपको पहले बताया क्या आंसर क्रिया है? हाइड्रोक्सी समूह वाली। तो आपको ग्लूकोज से हाइड्रोक्सी समूह निकाल के दिखाना है। देखिए C6H11O5 कर दीजिए, यहाँ OH निकाल दीजिए, कुछ नहीं होना, OH इधर का H निकाल दिया पानी। आप पूरा कंडीशन आप जोड़ दिया, अर्थात C6H11O5 इंटू CH कर दिए CH3, तो OCH3 कर रहा हूँ क्योंकि ऑक्सीजन की बैलेंस भी तो होना चाहिए। अब O चाहे तो इसमें जोड़ दी तो O6 हो जाएगा, इसे बोल देंगे मेथिल ग्लूकोसाइड, मेथिल ग्लूकोसाइड। अब बताइए आपको समस्या, तो ग्लूकोज की बुझे चूने से भी अभिक्रिया हुई, रिएक्शन क्या होती है आपके सामने है। मेथिल अल्कोहल से तब क्या होता है, तो आपने इन रिएक्शन को देखा। इसी प्रकार एक रिएक्शन है पर आयोडिक अम्ल HiO4 से क्रिया। तो यदि इसी प्रकार हम ग्लूकोज की पर आयोडिक अम्ल से क्रिया कराएं तो होता क्या कि ग्लूकोज
5 मोल पर आयोडिक अम्ल से क्रिया कर 5 मोल फॉर्मेल्डिहाइड और 5 मोल फॉर्मिक अम्ल बनाता है। जैसे उसको तो हम करेंगे आपके सामने, देखिए अभी करने दे रहे हैं, देखिए फिर इसके बाद आपके 2 परीक्षण देखेंगे हम, टेस्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने कहा यह अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, या ऐसा मान लीजिए इस अभिक्रिया को आपको हद से ज्यादा ध्यान देना है। पर आयोडिक अम्ल जिसे बोलते हैं HiO4 से, ठीक, पर आयोडिक अम्ल से HiO4 से। तो हम यहां लिखते हैं, क्या भाषा लिखेंगे आपके लिए कि ग्लूकोज पर आयोडिक, ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज पर आयोडिक अम्ल के 5 मोल से क्रिया कर, ग्लूकोज पर आयोडिक अम्ल के 5 मोल से क्रिया कर 5 मोल फॉर्मेल्डिहाइड व 5 मोल फॉर्मिक अम्ल बनाता। इस बात को पता देना है कि अगर ग्लूकोज पर आयोडिक अम्ल क्रिया करता है, जी ग्लूकोज देखो हमने ऐसा लिख लिया CHO, ये CHOH का होल 4 या CH2OH। इस ग्लूकोज क्या, ग्लूकोज पर क्या करें, मतलब इस ग्लूकोज पर आयोडिक अम्ल, पर आयोडिक अम्ल मतलब होता है HiO4, पर आयोडिक अम्ल के 5 मोल, मतलब इसके कितने लेने हैं, 5 मोल। जैसा थ्योरी कहते हो काम करना है, 5 मोल से क्रिया कर 5 मोल क्या बनेगा, 5 मोल फॉर्मेल्डिहाइड, वह 5 मोल अर्थात 5 मोल फॉर्मिक अम्ल। ये 5 मोल फॉर्मेल्डिहाइड बने और 5 मोल फॉर्मिक अम्ल। और बता दें यहां निकलता गया 5 HiO3। ये निपत्ति अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया है आपके सामने जो हम आपको बात कर रहे हैं। मतलब कि किस प्रकार अभिक्रिया हो रही है वो आपके सामने है कि पर आयोडिक अम्ल से क्रिया करेगी तो ग्लूकोज के कितने अणु किस अणुओं में टूट सकते हैं। तो ऐसा ना रहे कि पर आयोडिक अम्ल से क्रिया करें तो ग्लूकोज पर आयोडिक अम्ल के 5 मोल से क्रिया कर तो 5 मोल फॉर्मेल्डिहाइड व 5 मोल फॉर्मिक अम्ल बनाता है। तो देखो आपके सामने स्पष्ट रूप से हमने करा कर दी, कोई दिक्कत हो समस्या हो तो बता देना, ठीक है। अब यदि आगे हम अच्छे से देखें और भी रिएक्शन को अच्छे से देखें, इसी रिएक्शन को, तो देखो कैसा होगा। एक रिएक्शन को देख लीजिए आपको पता है ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में एल्कोहल देता है, क्या देता है, एल्कोहल देता। इस बात देना, तो जो ग्लूकोज है वो जाइमेस एंजाइम के उपस्थित करेगा वो एल्कोहल। अब देख इसे इस अभिक्रिया बोलते हैं हम, इसे आप जानते हैं किंडवन अभिक्रिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, किंडवन। कुछ नहीं, देखो ये ग्लूकोज है और इसमें उठा लिया हमने जाइमेस एंजाइम। आपको पता है जाइमेस कहाँ मिलता है, ईस्ट में प्राप्त होता है, ईस्ट हो गया। होगा क्या, कुछ नहीं, आपको जानते हैं एथिल अल्कोहल बनता है और CO2 गैस बाहर निकल जाती है। CO2 गैस क्या हो गई बाहर। तो ये आपकी जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को आपको जानते हैं हम किण्वनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, अर्थात इसे हम किण्वन अभिक्रिया बोलते हैं। तो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज क्या होता है, जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में क्या करेगा, एल्कोहल हमें देगा। ठीक है, बताइए समझ में समझ आएगा, ठीक है। अब आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपके देखते हैं ग्लूकोज के कुछ टेस्ट, ठीक है, और कुछ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपके कुछ रिएक्शन हो सकती हैं इसी लेक्चर के पीछे, तो आप उनको भी देख लेना, ठीक है। लिखिए आप इसको, देखिए बच्चे, जैसे कि आप देखते हैं मैंने अभी मिटा के लिख लिया है, इतना लिख दिया कि आपको जैसे क्लियर है कि क्या पढ़ना है। अभी तक आपने देख लिया ग्लूकोज क्या है। आज ग्लूकोज टॉपिक खत्म है, लेक्चर छोटा जरूर होगा, जैसे आप सर छोटे छोटे टॉपिक आपको भी अच्छा लगेगा। और मैंने आपको पता है बोर्ड के एग्जाम से संबंधित इसमें रिएक्शन भी आपके रिलेटेड पीछे होंगी, भी आपको मिलेंगी।
और उनको भी देखते रहना। साथ साथ में इसके बाद जो लेक्चर लेके आएंगे, वो जो लेक्चर होगा आपका, वो लेक्चर ऐसा लेक्चर होगा जिसमें ग्लूकोज कंप्लीट होगा एक लेक्चर में। मतलब उसमें ग्लूकोज की संरचना, हार्वर्ड संरचना, एपीमरीकरण, न्यूटन रोटेशन कैसे कहते हैं वो समझ गए। तो अब देखिए ग्लूकोज की हम टेस्ट लिखे हैं आपके सामने। देखिए ओ से जॉन टेस्ट क्या है। ओ से जॉन टेस्ट होता क्या है तो आपको बता दें। इसमें होता क्या है कि यदि हम कोई परखनली लें, क्या लें, एक परखनली यदि हम लेके चलें, एक यदि हमने उन्होंने कहा कि टेस्ट ट्यूब लीजिए आप, और उस टेस्ट ट्यूब में हम उस टेस्ट ट्यूब के अंदर यदि हम उनका कहना है कि आप एसिटिक अम्ल ले लीजिए, ठीक, और उसमें कुछ फेनल हाइड्रोजन, ठीक। इस टेस्ट ट्यूब में आप क्या करें, कुछ एसिटिक अम्ल ले लीजिए, सपोज हमने एसिटिक अम्ल भी ले लिया, और वो कहते हैं उसमें इसी में फेनल हाइड्रोजन मिला लीजिए। मतलब इन दोनों का क्या हो गया, इन दोनों का बन जाएगा क्या, सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया। ऐसा कहते हैं वो कि उन्होंने कहा कि यदि ओसे जो टेस्ट की आप बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहते हैं यदि एक परखनली में हम एसिटिक अम्ल और फेनल हाइड्रोजन का मिश्रण लें अर्थात विलयन लें, और इसमें थोड़ी देर बाद हम क्या करें इसके अंदर हम क्या करें, ग्लूकोज डालें, विलयन लें और ग्लूकोज डाल दें। जैसे इसमें ग्लूकोज डालेंगे और डालने के बाद इसको यदि सपोज दैट ये टेस्ट हो गई, सपोज दैट इसको हमने क्या किया, बर्नर के माध्यम से इसको, ये हमने क्या किया, बर्नर के माध्यम से इसको क्या किया, हमने गर्म किया। क्या किया हमने, इसको गर्म, और जैसे हमने गर्म किया इसके अंदर येलो पीला या पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस प्राप्त हुआ हमें। क्या पता लगा, क्रिस्टलीय ठोस। तो समझ जाना ये ग्लूकोज का टेस्ट है, अर्थात यह टेस्ट ग्लूकोज ही देता है। क्योंकि दोबारा बताती हूँ, एक परखनली हम क्या करें, एसिडिक अम्ल फेनल हाइड्रोजन का हमने मिश्रण लिया, इसके अंदर मिश्रण भरा जिसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं विलयन, और विलयन में थोड़ी मात्रा ग्लूकोज की डाली, और डालने के बाद हम इसको यदि गर्म करते हैं तो हमें क्या होता है, पीले रंग का क्रिस्टल प्राप्त इसके अंदर हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ओ से जॉन क्रिस्टल। क्या बोलते हैं हम, ओ से जॉन। इसलिए हमारे सिद्ध हो जाता है कि ग्लूकोज का ये टेस्ट है। क्या टेस्ट है, ग्लूकोज का ये टेस्ट है। बताइए समझ बात में मुझे कोई दिक्कत बताइए आप, बताइए कोई दिक्कत। अगर इतनी समझ में आएगा तो आप इसको नोट कर लीजिए, अब फिर इसके बाद हम आपसे बात करते हैं, ठीक है। आइए, इसी बात समझ में हम लिखवाएंगे, आपको बोल देंगे तो आप लिखते रहना। अब बात करते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट, मोलिस परीक्षण। मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट जिसे बोलते हैं मोलिस परीक्षण। मोलिस परीक्षण एक ऐसा टेस्ट है, इसको जान लीजिए कि सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट देते हैं। मोलिस परीक्षण है, ये सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट देते हैं, सभी, एक नहीं, सभी कार्बोहाइड्रेट देते हैं। क्या देते हैं, मोलिस परीक्षण को, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, चाहे मतलब जो कार्बोहाइड्रेट के रिलेटिव होते हैं वो सभी देते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है तो आपको बता दें, वही फिर क्या है, परखनली में हम क्या करें, एक सपोज दैट हमने ली परखनली, क्या ले ली हमने, ये हमने परखनली ली, ठीक। और इस परखनली में क्या मानते हैं इसको, ये हमारी क्या है, ये हमारी है टेस्ट ट्यूब, ठीक। इस परखनली में हमने ग्लूकोज का विलयन भरा, क्या भरा है, ग्लूकोज सॉल्यूशन। इसके अंदर हमने क्या लिया, ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया। हमने एक परखनली में ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया, क्या लिया बच्चों, हमने एक परखनली में ग्लूकोज विलयन लिया। क्या लिया हमने, एक परखनली में हमने ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया, और इसमें 2 ml एल्कोहलिक अल्फा नेप्थोल डाला। ठीक है ना, हमने क्या किया इसके अंदर 2 ml समथिंग अल्फा नेप्थोल इसके अंदर हमने डाला, ठीक है। 2 ml हमने अल्फा नेप्थोल डाला। डालने के साथ साथ परखनली की दीवार के सारे, मतलब परखनली है इसकी दीवार के सहारे, मतलब बिल्कुल इस सहारे हमने क्या किया, थोड़ी सी
कॉन्संट्रेट H2SO4 की ड्रॉप्स डाले, बूंद डाली, मतलब हमने 2 ml अल्फा नेप्थोल डाला और फिर इस पर रखने नहीं कि दीवार के सहारे शांत H2SO4 कुछ बूंद स्क्रीन में डाली, तो हमने देखा क्या कि हमारे इस ग्लूकोज, ये हमारा समझ लीजिए ग्लूकोज का परत हो गया, और इस नेप्थोल के मध्य मतलब इस जैसे डालते हैं तो एक रिंग बन जाती है। क्या बन जाती है? एक रिंग बन के तैयार हो जाती है, वलय बन जाती है। ये क्या बन जाती है? वलय। और ये वलय कौन बनाता है? सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट। वो वलय कैसी होती है? बैंगनी रंग की होती है, वायोलेंट होती है। कैसी होती है? वायोलेंट। समझ बात में समझे? मैंने कहा कि एक टेस्ट ट्यूब की, उस टेस्ट ट्यूब में हमने ग्लूकोज का सॉल्यूशन इसके अंदर भरा ना, भरने के साथ साथ हमने कहा उसमें 2 ml एल्कोहलिक नेप्थोल इसके अंदर डाला, ये डाला, फिर शांत H2SO4 कुछ दीवार बूंद डाली, लेकिन किसकी सहायता से? परख नली की दीवार की सहायता डाला। डालने बाद देखते हैं कि ग्लूकोज और शांत H2SO4 बैगनी रंग का छल्ला बन जाता है, बला बन जाता है, इसे बोलते बनने के कारण इसी को बोलते हैं मॉलस परीक्षण, बन के तैयार होता है। बात समझ में आई? तो ये मॉलस परीक्षण और ओसेजॉन 2 परीक्षण थे जो हमने आपको बताया। बताइए यहाँ तक कोई समस्या है आपको? तो मतलब कहने का मतलब हम मॉलस परीक्षण क्या है वो आपके सामने स्पष्ट रूप से आपके सामने क्लियर किया। बताइए, तो बताइए बच्चों, कोई समस्या आपको कोई लगा हो तो आप बताइए। आज आपका ग्लूकोज 2 टेस्टों के साथ कंप्लीट हुआ। हम आपसे पुनः दोबारा मिलते हैं। ठीक, धन्यवाद। एक बात बता दें, इसी में कुछ रिएक्शन आपको मिलेंगी यूपी बोर्ड से रिलेटेड होंगे जो एग्जाम में निश्चित आते हैं। ठीक है, देख लेना। हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल HP केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, आज हम एक बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आना ही आना है आपका, नर्नस समीकरण। ठीक है, और इसके पश्चात कुछ क्वेश्चन हम ऐसे लेके आएंगे जो हर लेसन से रिलेटिव होंगे कि ये क्वेश्चन आने ही हैं हर लेसन बाई लेसन के। ठीक है, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जो आपका बोर्ड एग्जाम होना है अभी 2024 में जनवरी माह में, उसी से संबंधित क्वेश्चन होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो इसको आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही अनिवार्य है। ठीक, चलिए हम इसको प्रारंभ करते हैं। तो आपने क्लास 11th कक्षा में पढ़ा होगा ऊष्मागतिकी को, तो उसी ऊष्मागतिकी से हम लेंगे। तो यदि ऊष्मागतिकी से लेंगे तो यदि आपने ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ा हो तो सूत्र होता था डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस RT ln Q। ठीक, आप लोग अधिकांशतः ये जानते होंगे कि यहाँ आपका जो डेल जी है वो होता क्या है। डेल जी को बोलते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी। अरे बच्चों, आप कहोगे सर डेल जी को बोलते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा, तो फिर डेल जी नॉट को क्या बोलते हैं? अरे इतना तो आप जान ही पड़े होंगे। डेल जी नॉट हो जाएगा आपका मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा हो जाएगी। ठीक, अगर आर की बात करें तो आर होगा आपका गैसीय नियतांक के बारे में, और यदि टी की बात करें तो टी आपका टैप होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको इसमें अभी फिलहाल में जाननी है। अब आगे यदि हम बात करें तो आपने ही आगे पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, क्रम बाई क्रम देखना। आगे आपने खुद पढ़ा है कि डेल जी बराबर फॉर्मूला होता है -n F E सेल, और आपने ही पढ़ा होगा डेल जी नॉट इक्वल टू -n F E नॉट सेल, पढ़ा होगा अच्छे से।
ठीक है। अब जो आपने अभी ऊपर देख रहे हैं इसको, इसमें इसको प्लस में मान ली, अर्थात हम यदि चाहें तो लिख लें कि समीकरण जो हमने एक माना, इन समीकरण एक में डेल जी व डेल जी नॉट के मान क्या करें हम रखने पर, ठीक है। मान के इसमें हम उठा के मान को रख दें, और इसके मान और इसका मान कहाँ रख दें, ऊपर वाले इसमें रख दें, ठीक है। रखे तो डियर होना क्या है देखना, आगे चलते हैं क्या होगा। रखे हमने तो डेल जी की जगह पर हो जाएगा आपका क्या, माइनस के एन एफ ई सेल, देखिए इसी जगह पर हो जाएगा। फिर आप देखिए इक्वल डेल जी नॉट यहाँ पर हो जाएगा माइनस के एन एफ ई नॉट सेल, देखिए डेल जी नॉट की जगह पर हो गया, ठीक है। रख लिया, चलो अभी दिखाई दे रहा होगा प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू के बारे में भी जानकारी दूंगा क्या कहलाता है, वैसे आपने कक्षाओं में या पढ़ा भी होगा अपने अपने, तो अभी हम फिर भी क्यू की अच्छी से जानकारी दें। आपने इतना अच्छी तरह कोचिंग में भी नहीं पढ़ा होगा जितना अच्छे से मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये आना ही ध्यान देना है। ये तरह हो गया एल एन क्यू। अब हम क्या करें, इसको समीकरण 2 मान लो, हम लिखेंगे क्या हम लिखेंगे कि जो समीकरण 2 बना हमने, अर्थात समीकरण 2 में हम क्या करें माइनस एन एफ का भाग देने पर, भाग दे दें। अगर इसका भाग दें तो आप खुद देखिए क्या होगा, इस पूरे समीकरण में भाग दें हम तो माइनस एन एफ ई सेल है और पूरा समीकरण लिख दिया माइनस के एन एफ ई नॉट सेल। तो इस वाले जो समीकरण है इसी में हमें भाग दे रहा है, माइनस के एन एफ का दे दिया अपॉन, फिर माइनस के एन एफ का भाग दे दिया प्लस आर टी एल एन क्यू अपॉन हम माइनस एन एफ लिख दिया, ठीक है। एन एफ से एन एफ गया, एन एफ से एन एफ गया, तो क्या बचा आप देखिए, क्या देख रहे हैं आप, देखो माइनस माइनस कर गया, ओनली बचा क्या ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल और प्लस माइनस का होगा माइनस आर टी एल एन क्यू। और आप ये आर टी एल एन क्यू देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम नष्ट इक्वेशन, बात समझ में रही। लेकिन अभी इक्वेशन पूरी नहीं हुई है, अब हम इस इक्वेशन को पूरा करेंगे, लेकिन एक बार हम आपको पुनः पूरा समझाने का प्रयास करेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। देखिए आप ऊपर से देखना, देखिए सबसे पहले आप देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले हमने ऊष्मागत की परिभाषा ली, ऊष्मागति से लिखा डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर एन टी एल एन क्यू, ठीक है। डेल जी आपको बताया क्या कहलाता है, गिब्ज मुक्त ऊर्जा, और डेल जी नॉट मानक गिब्ज मुक्त ऊर्जा, आर आपका गैसीय नियतांक, टी आपका ताप, ठीक है। फिर आप खुद देखिए यहाँ से, ठीक है। डेल जी बराबर सूत्र होता है माइनस के एन एफ ई सेल और डेल जी नॉट बराबर माइनस के एन एफ ई नॉट सेल। इनको डेल जी और डेल जी नॉट के मान समीकरण एक बार में रखिए, देखो इधर भी, इधर डेल जी का, इधर इधर डेल जी नॉट का, ठीक है। देखिए रखे हैं, देखिए डेल जी का मान रखो माइनस के एन एफ ई सेल माइनस एन एफ ई नॉट सेल पर आर टी एल एन क्यू, और पूरे समीकरण हमने क्या किया एन एफ का भाग दे दिया, देखिए भाग देने पर एन एफ से एन एफ कट गया, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल पर आर टी एल एन क्यू, नॉन इक्वेशन प्राप्त हुई। लेकिन अभी पूरी नॉन इक्वेशन नहीं हुई आपकी, आगे आप देखना होता क्या, जो नॉन इक्वेशन इतनी आ चुकी थी जितनी आपके लिए सामने, ठीक है। इसके बाद देखिए आप इसको अलग करते हैं हम, ठीक पाएंगे। अब यदि देखेंगे इस नॉन इक्वेशन को तो दोबारा हम देख रहे हैं, एक बार हम उस इक्वेशन को दोबारा यहाँ लिख ले रहे हैं जिससे आपको सही लगे। क्या लिखेंगे, उसी इक्वेशन को पूरा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस की आर टी
ln³ बटे NF। ठीक, यहाँ आपको जानना होगा R आपका जो R क्या है आपका गैसीय नियतांक है। R आपका क्या है इस प्रकार का गैसीय नियतांक, और R जो गैसीय नियतांक है इस R का जो मान होता है वो होता है 8.314 जूल पर केल्विन मोल। ठीक है, ये होता है। अगर टी की बात करें तो टी कहलाएगा ताप। ताप जो रखेंगे वो ताप रखेंगे हम 25 डिग्री सेल्सियस, और 25 डिग्री से अगर कैलोरी बोलते हैं तो 273 आप जोड़े, ओनली बचेगा 298 कैलोरी। एफ है आपका फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक आप खुद जानते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है फैराडे के बराबर होता है। तो फैराडे का जो मान होता है वो होता है 96,500 कूलम। ठीक है, अब क्या बता एलन, अगर एलन को देखें तो हम बताए एलन हो या लॉग ई हो, दोनों के दोनों आपका मान 2.303 लॉग वेस्ट 10 के अकॉर्डिंग ई होता है। एलन बोलते हैं नेचुरल लॉग या लॉग ई, जो कल होगा 2.303 लॉग वेस्ट 10 के। अगर इसको रखेंगे सब मानों को यहाँ रखा हमने, क्या क्या कुछ नहीं किया, नीचे रख ले। चलो यहाँ रखने की बात करते हैं। दिखाई रहा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर का मान रखेंगे कितना 8 जगह कम पड़ जाएगी। ठीक है, अभी इसको अलग करते हैं, नीचे रखते हैं इनके मान को। ठीक है, या रखते हैं इधर हमने रखा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर का मान होता है 8.314 और टी का मान होता है 298 और एल का मान आपको जानते हैं 2.303 लॉग वेस्ट 10 क्यूब अपॉन एन का मान रखें यदि हम एन आप जानते रखिए, एफ आपका 96,500। जब आप इस सबको हल करेंगे तो आपका मान आएगा समथिंग ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, आप हल भी कर सकते हैं, मैं 0.0591 अपॉन एन था इस एन। ठीक है, और लॉग बेस 10 में क्यू। इतना सा जो आपका एन है ये कहलाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको पता चल गया, तो बताइए कोई दिक्कत हो। इन सभी मानों को हमने यहाँ रखा, इन आर टी की जगह पर इन सभी मानों को हमने इस प्रकार रखा, हल करेंगे तो आपको इस प्रकार आएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको क्यूब के बारे में पता नहीं होगा। ठीक है, तो एक डेनियल सेल लेते हैं हम, क्या ले लिया हमने डेनियल सेल, और ये डेनियल सेल आपको जानते क्या होता है Zn सॉलिड फॉर्म प्लस CO2 प्लस एक्वस फॉर्म इक्वल Zn2 प्लस जिसे एक्वस फॉर्म में होता है और Cu यह सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम क्यू निकालें, क्यू बोले ये इसी प्रकार की प्रकार के जो निकलेगा आपका वो उसी प्रकार निकाल, जैसे कक्षा 11 में आपने साम स्थिरांक ज्ञात करने पर प्रोडक्ट बाई रीजन, इसी प्रकार प्रोडक्ट क्या है इधर प्रोडक्ट आपका ही है, तो प्रोडक्ट रखा Zn2 प्लस एंड CO, और रीजन क्या है आपके Zn इस तरफ वाले होंगे रीजेंट और Cu2 प्लस। आपको बता दें, अब यहाँ पर आपको बेसिस तौर पर ध्यान देना है कि जो सॉलिड फॉर्म में चीजें होती है, सॉलिड फॉर्म में जिंक था, यहाँ सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर कॉपर था, तो इन सॉलिड फॉर्म में जो चीजें होती है वो उनकी सांद्रता 1 मोलर होती है, इसलिए उनको रखते नहीं। अर्थात वास्तविक रूप में क्यू देखें तो आपका क्यू जो कहलाएगा वो कहलाएगा उत्पाद में ओनली Zn2 प्लस अपॉन तो Cu2 प्लस। बात समझ में आ गई, मतलब ये उत्पाद के फॉर्म में यही होगा आपका। ठीक है, इसी क्यू को जब हम यहाँ रखते हैं इस वाले
समीकरण में, तो आपका समीकरण कैसे बन जाता है देखना। समीकरण बन जाता है कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माने 0.0591 अपॉन, अब देखिए यहाँ बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखिए अब इलेक्ट्रॉन देखिए डेनियल समीकरण क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, Zn से क्या जाएगा Zn2 प्लस, Cu2 प्लस से क्या जाएगा Cu, मतलब केवल चेंजिंग कितनी हो रही इलेक्ट्रॉनों की, कितने इलेक्ट्रॉन चेंजिंग हो रही, केवल 2 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ओनली 2। और लॉग वेस्ट 10 यहाँ क्या हो जाएगा Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। हम इनको क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है और सॉलिड में जो चीज़ें होती हैं उनकी मात्रा एक होती है। तो समझ में आ गई, ये आपका कहलाएगा डेनियल सेल की अकॉर्डिंग नर्नस समीकरण। ठीक है, डेनियल सेल के अकॉर्डिंग नर्नस समीकरण। मतलब कोई दिक्कत हो कहो तो मैं दोबारा ऊपर से क्लियर कर दूं। आपने देखा यहाँ तक तो ये क्लियर हुआ था आपका RT मान से कब देने का। आर क्या है, गैसीय नीतांक है जिसका मान आपका दिया 8.314, ताप टेम्परेचर 298 फेरेड नीतांक 96, LN हो या नेचुरल लॉग हो, लॉग मतलब LN हो या लॉग ई हो, 2.3 लॉग 2010। इन सभी का मान जब हम यहाँ रखते हैं तो इसका मान निकल के आता है ई सेल इक्वल टू इन और सेल माने 0.0591 अपॉन एन लॉग 2010 क्यू। एन हमने बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमें क्यू के बारे में जानना है थोड़ा हम एक समीकरण ले लिया डेनियल सेल का, Zn प्लस Cu2 इक्वल Zn2 प्लस Cu। क्यू निकाले तो प्रोडक्ट बट रिजेंट, तो प्रोडक्ट आपका Zn2 प्लस एंड प्रोडक्ट आपका Cu। एक्टिव मास क्या Zn एक्टिव मास प्रोडक्ट 2 Cu2 प्लस। लेकिन जो ठोस चीज़ें होती हैं उनकी सांद्रता 1 मोलर होती है, तो इसकी यहाँ पे 1 रख देंगे तो केवल इतने दोनों ही बचेंगे तो 0 होता है। तो क्यू के मान यहाँ रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा। अब लेकिन हमें 2 क्यों रखा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुआ Zn से Zn2 पर 2:2 मतलब केवल 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो हमने n बराबर कितना मान लिया 2। तो डियर ये जो आप देख रहे हैं ये नर्नस्ट इक्वेशन है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिए ऊपर देख लीजिए, ये समझ लीजिए एक क्वेश्चन आपकी कंप्लीट हो गई जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस इम्पोर्टेंट चीज़ को आप अच्छे से सीख लें। ये 100% श्योर मानिए आप कि ये आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की यदि बात करें तो आना ही आना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इक्वेशन है आपकी। इस इक्वेशन को आप समझिए, लिखिए कि भाई समस्या आपको लगे कि नहीं अभी हमें समझ में नहीं आई है तो हम आपकी हेल्प करने के लिए राजी है। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर पर। ठीक, धन्यवाद।